एवरीबॉडी, हम लोग का जो वेबिनार सीरीज चल रहा है ये आयुर्वेद अमृतम का सीरीज चल रहा है। इसमें आज हम लोग का करीब करीब 10-12 सेशन हो चुका है। और आज जो हम लोग का साथ आज जो गेस्ट स्पीकर का रूप में आज हम लोग को मिले हैं, ये अत्यंत हर्ष और गौरव के साथ में आप सभी को मतलब उनके बारे में बताना अत्यंत मेरे को गर्व महसूस हो रहा है कि जो शख्स आज हम लोग के पास साथ हैं वो है प्रोफेसर पीके प्रजापति सर। जो प्रोफेसर पीके प्रजापति सर हैं, वर्तमान में वो प्रेजेंटली ही इज वर्किंग एज प्रोफेसर एंड एचओडी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली। तो उससे पहले प्रोफेसर प्रजापति सर जो है अपना जो बीएमएस का जो करियर स्टार्ट किए थे, उन्होंने बीएमएस उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी कांगड़ी जो अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश उस टाइम था, वहां से उन्होंने बीएमएस डिग्री हासिल किए थे। उसके बाद उन्होंने फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना में अपना पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री पूरा किए थे। उसके बाद अपना वो पीएचडी भी डिग्री लिए। फिर जो आयुर्वेद का सबसे अपेक्स इंस्टीट्यूट के रूप में हम लोग मानते हैं या जानते हैं, वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एवं फैकल्टी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंडियन मेडिसिन आयुर्वेद फैकल्टी बनारस यूनिवर्सिटी का, उसमें उन्होंने अपना टीचिंग का करियर शुरू किए थे। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट आयुर्वेदा में वो करीब करीब 6 साल 5 साल उन्होंने उसके बाद अपना वो जो टीचिंग जो करियर उन्होंने आगे का बढ़ाया, वो गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर में रहे। वहाँ पे उन्होंने रीडर प्रोफेसर और डायरेक्टर भी रहे हैं, आईपीजीसी एंड आरए का डायरेक्टर का रूप में भी काम किए हैं। साथ साथ उनके जो एक्सपीरियंस है, उनका जो अनुभव है, इतना वास्ट अनुभव है कि हमें तो उनका बताने का मतलब ये इतना संक्षिप्त टाइम पे उतना समय ही नहीं कि उनके बारे में बताया जाए। फिर भी मैं आपको कंसाइज में कहता हूँ, जो कि अभी इतना आयुर्वेद का हाई प्रोफाइल जो कुछ लोग आयुर्वेद का यहाँ पे गिने चुने इंडिया में हैं, उनमें से एक इनको हम लोग मानते हैं। तो मैं आज हम लोग का साथ वो है, उनका जो मार्गदर्शन है, आज का जो टॉपिक उनका है वो जो प्रेजेंट जो हेल्थ सिनारियो है उसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन का रोल क्या है, इसमें वो अपना सारे एक्सपीरियंस हम लोग के साथ साझा करेंगे। और पूरा जो भी आज तक उनका ज्ञान उनका साथ है, वो हम लोग के साथ अभी वो पूरा हर चीज का जितना भी कंसाइजली जितना भी लिमिटेड टाइम के अंदर में जितना वो बता सके हम लोग को, उसमें आज हम लोग को बताएंगे। और सर रियली आई एम वेरी मच हैप्पी सर कि आपने हम लोग को लिए टाइम दिए हैं, कि आप ये पूरा हम लोग का संस्था के लिए अत्यंत जो गौरव और हर्ष के बात है कि सर मैं अपना मेरा पूरा कोर ऑफ माई हार्ट से मैं आपको बिल्कुल आपको वेलकम कर रहा हूँ हम लोग का संस्थान में। सर प्लीज सर स्टार्ट सर। थैंक यू सर, प्रिंसिपल सर, थैंक यू फॉर नाइस इंट्रोडक्शन। थैंक यू सर। हम भी क्योंकि इसी देश के रहने वाले हैं और इसी संस्था से कई संस्थाओं से जुड़ गए धीरे धीरे करके, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमने जो है जितने भी एपेक्स इंस्टीट्यूट हैं उनमें काम करने का हमको मौका मिल गया। बहुत कम होता है लेकिन मिल गया हमको, किसी बड़े अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से ऐसा होता है। और संयोग से आप सबके साथ जुड़ने का मौका भी मिल रहा है, क्योंकि हुआ ऐसा था कि शुरू में हम बहुत दूर चले गए थे। जामनगर करीब करीब 14 साल रहे, तो हम लगभग यूपी से तो कट ही गए थे। वैसे घर रहने वाले हम यूपी के ही हैं, इसलिए हमने यूजी पीजी सब यहीं से किया। तो थैंक यू सर फॉर ए नाइस इंट्रोडक्शन। बच्चे लोग सब लोग जो हमारे हिंदी में चलेगा या इंग्लिश में चलेगा, क्योंकि मेरा प्रेजेंटेशन सब इंग्लिश में है, तो कोशिश करेंगे कि आपको सबको हिंदी में एक्सप्लेन करें। हाँ ठीक है, थैंक यू। तो आज के परिप्रेक्ष्य में जैसा कि सर ने बताया है कि हमारे पास जितने भी बच्चे हैं सब हमारे बीएमएस स्कॉलर हैं। और बीएमएस में सबसे बड़ी जरूरत जो हमको यूपी में महसूस होती है, जो सबसे बड़ी जरूरत महसूस होती है, वो ये
करने वालों को किस युक्ति प्रमाण से कहाँ क्या चीज अवेलेबल है, उसके हिसाब से हम अपनी चिकित्सा कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है फिजिशियन के ऊपर कि फिजिशियन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो किस पेशेंट को देख रहा है, किस फॉर्म में दे रहा है। होता जनरली ये है कि हमारा ये डिपार्टमेंट जो है, स्पेशली जो रस्ता जो मैसेज कल्पना डिपार्टमेंट है, ये हमारा सेकेंड प्रॉप में आ जाता है और थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर तक जाते जाते सब लोग भूल जाते हैं। केवल प्रिस्क्रिप्शन रह जाता है कि हमारे गुरुजी क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, हम उसको याद करने की कोशिश करते हैं। हम वो समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि हम ये क्यों लिख रहे हैं और क्या हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जिस दिन, क्योंकि आप तो हम सब साइंस बैकग्राउंड से हैं, बच्चों की आवाज कुछ आ सकती है हमको? प्रिंसिपल साहब, हेलो, हमने कहा बच्चों की आवाज आ सकती है किसी की? हाँ हाँ आ सकती है सर। हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल, कभी जरा माइक ऑन कर देना हाँ, प्रोफेसर जी। ठीक। तो होता ये है कि जनरली कॉन्फिडेंस जब हमारा बिल्डअप हो जाता है, हमारा अपना कॉन्फिडेंस जब बिल्डअप हो जाता है, तो हमें समझ में आता है कि हाँ चीजें कैसी है कैसी नहीं है, क्योंकि ये भी एक साइंस है, फिलोसफिकल बैकग्राउंड के साथ साइंस है। जैसे जैसे चीजें प्रूव होती जा रही हैं, आज हमको दिख रहा है कि हमारा जो फिलोसफिकल जो बैकग्राउंड है वो 100% प्रूव्ड है। आज तक 25 साल एक्सपीरियंस करीब करीब हमको हो गया है और हमने बहुत सारे MD PhD थीसिस ली है और बेसिकली क्लासिकल पे पेश किया है। कोशिश हमने की है कि जो हमारी किताब में जो श्लोक लिखा हुआ है वो श्लोक सही है क्या गलत है, लेकिन आज तक हमको अपने स्टडी में जिन भी कोटेशंस को हमने लिया उनमें कोई भी ऐसा कोटेशन हमको नहीं मिला जिसको हम गलत प्रूव कर पाए। तो ये बहुत बड़ी कॉन्फिडेंस होता है कि हमारे ऊपर अपना कॉन्फिडेंस हो जाता है। और संयोग से होता है क्या है कि जनरली हम कब विश्वास करना शुरू करते हैं, जब हम खुद सफर कर रहे होते हैं। जब तक हम और हमारा परिवार सफर कर रहा हो और हम उससे ठीक न कर पाए और ठीक कर दिया तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया, ठीक नहीं कर पाए तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है। तो मेरा सभी स्कॉलर जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे सबसे पहला रिक्वेस्ट है, हमारा रिक्वेस्ट हम आपसे कर रहे हैं कि सबसे पहले तो आप अपने साइंस में फेथ करना सीखें। जिस दिन आप फेथ कर लेंगे उस दिन आपको उसके प्रिंसिपल समझ में आ जाएंगे, क्योंकि ये प्रिंसिपल होता क्या है, इसके पीछे कारण क्या है। हम जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स पढ़ के आते हैं BMS करने के लिए और आते ही हमको मन, आत्मा, दिशा, काल से संयोग का एक्सपोजर हो जाता है। अब पहले ही साल में हम एकदम भौचक्के हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि हम चले तो डॉक्टर बनने थे और हो जाता है वहां मन, आत्मा, दिशा, काल से। तो कंसेप्ट है कि थोड़ा सा ये, चूंकि हमारा सिलेबस ऐसा बना हुआ है कि हम उसमें बहुत चेंज नहीं कर पाते हैं, लेकिन होना ये चाहिए। अभी हम लोग जो महसूस कर रहे हैं कि जो फर्स्ट ईयर वाला स्कॉलर है उसको फर्स्ट ईयर से ही हम एक्सपोज करें हॉस्पिटल, उनको वहीं हम एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और जो द्रव्यगुण रसायन समझाने की कोशिश करें तो हमें लगता है ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि थोड़ा सा उनके अंदर गेटअप आएगा कि हाँ हमारी चीज़ें कैसे इम्पैक्ट करती हैं, कैसे नहीं करती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है हमारे पास, आपने पढ़ लिया होगा सभी लोगों ने, विषक द्रव्याण उपस्थाता पाज्य रोग चतुष्टयम, ये 4 पिलर बताए हैं। उसमें सबसे पहला चिकित्सक, दूसरे नंबर पे द्रव्य औषधि, देन उपस्थाता और रोगी। तो जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ड्रग्स। और आज आप देख रहे हैं कि कोरोना काल है हमारा इस समय, और कोई भी ड्रग 100% इफेक्टिव नहीं है, यह प्रूव कर दिया है सभी ने, हमने नहीं, वर्ल्ड ने प्रूव किया हुआ है। अब उसमें रिसर्च चल रही है, हम लोग वैक्सीन बना रहे हैं, कुछ ड्रग्स ट्रायल चल रहे हैं। अब कौन सी ड्रग इफेक्टिव होगी उसमें टाइम लगेगा हमको, लेकिन आप ये जान लीजिए कि अगर आज हमने अपने लाइफ स्टाइल को फॉलो किया होता, हम अपने लाइफ स्टाइल को फॉलो कर रहे होते, तो आज हम विश्व गुरु होते ही होते और हम पे इम्पैक्ट इतना नहीं होता जितना इस समय कोरोना इम्पैक्ट कर रहा है। क्यों? घर से हम आपको बताते हैं, हमारे घर में भी 2 बच्चे हैं, बेटी बीटेक कर रही है, रात को 2 बजे तक पढ़ती है और सुबह 8 बजे उठती है। अभी सुबह ही आज हमने कहा तुमको जब सनराइज और सनसेट देखने के लिए
हमको पहाड़ पे और समुद्र पे जाना पड़ता है। तो वो अगर कंसेप्ट है तो अल्ट्रावायलेट रेज मिलेंगी कहाँ से, विटामिन डी बनेगा कहाँ से, हम जो खा रहे हैं वो हमारे शरीर में लगेगा कैसे। तो जो बहुत सारी लाइफ स्टाइल डिजीजेज जो इस समय आ गई हैं हमारे सामने, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है कि हमको अपने लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करना है। हम ये भी नहीं कहते हैं कि आप जो है उन जो प्रेजेंट कंटेक्स्ट है उससे आप अलग हट के आप सुबह 8 बजे सो जाइए, सुबह 4 बजे उठ जाइए, नहा धो के पूजा करके घूमिए, ये संभव नहीं है क्योंकि लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी है और लाइफ अपने आप को मेंटेन करना है। सही, सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है, आज तक हमें याद नहीं है कि हम कभी भी 6 बजे के बाद सोए होंगे। चाहे 2 बजे सो लेटे हों, चाहे 4 बजे लेटे हों, 6 बजे एक बार नींद जरूर खुल जाती है और उसके बाद उठ के दोबारा सो जाए वो बात अलग। लेकिन एक आदत सी पड़ी हुई है बचपन से कि सुबह 6 से पहले पहले उठ जाना, क्योंकि हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो पापा जी 5 बजे उठाते थे, उनको उनके पापा जी उनके बच्चों अपने पास ज्यादा ये उठाते थे। एक ट्रेडिशन से कुछ चीजें चली आती हैं, तो वो जब चीजें फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि जितने भी इन्फेक्शन हो रहे हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको ज्यादा हो रहा है। जैसे बच्चों को 10 साल से छोटे बच्चों को बाहर नहीं निकलने देना है, 60 साल से बड़े वालों को बाहर नहीं निकलने देना है, जितने भी डायबिटीज वाले पेशेंट हैं, रिस्पायरेटरी वाले पेशेंट हैं, जितने भी कार्डियक पेशेंट्स हैं उनको बचा के रखना है। ये बातें कंटिन्यूअस बताई जा रही हैं इस कोरोना काल में। बैक टू आवर सिविलाइजेशन। सेकेंड, अब हम लोग को कोई कहता है ना हेलो सर, नमस्ते सर, सीधा आपने उसमें आ जाते हैं। है कि नहीं है, कुछ बहुत अच्छी चीजें हमारे सिविलाइजेशन में शुरू से रही हैं और हमको उनको फॉलो करना चाहिए। तो इसलिए हम आपसे कहते हैं फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट यू हैव फेथ इन आयुर्वेद, तब आपको उनके प्रिंसिपल समझ में आएंगे। मन, आत्मा, दिशा, काल, ये सब समझ में आने लगेगा। और जो साइंस फिलॉसफी है अगर उसको साइंस के बैकग्राउंड में रख के आप देखेंगे तो आपको उसके एक्सप्लेनेशन भी मिलने लगेंगे, तो उसको समझने की कोशिश करिए। यूपी में जनरली होता है कि जब हम पढ़ के बीएमएस निकले, हम अपनी बात बता रहे हैं कि जब हम बीएमएस 1988 में जब पास आउट हुए गुरुकुल कांगड़ी से, तो शायद हमसे अच्छा जानने वाला मॉडर्न वाला नहीं था, क्योंकि हम लोग के सिविल हॉस्पिटल में ड्यूटी लगती थी और हम लोग वहाँ पे सर्जरी बिल्कुल फेवरेट स्टूडेंट हुआ करते थे कि जो हमको असिस्ट करने के लिए सर्जन बुलाते थे कि आप आ जाओ, आप आ जाओ। हम लोगों के ऊपर पूरा वार्ड छोड़ के चले जाते थे। कि मॉडर्न की बात बता रहे हैं आपको। तो हम लोग बेसिकली क्या होता है कि हम लोग का मेंटल एक सेटअप बना होता है और चूंकि हमारे सिलेबस में, इसलिए हम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। वो सब चीज़ें पढ़नी चाहिए, छोड़नी नहीं चाहिए। वो इसलिए पढ़नी चाहिए कि उससे हमारा बैकग्राउंड बनता है, हमको समझ में आती है चीज़ें। अगर वो पता नहीं होगा तो हम आगे एक्सप्लेन नहीं, अगर हमको फार्माकोलॉजी पता नहीं है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पता नहीं है, तो आप ड्रग के किसी भी एक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हमको इसलिए पढ़ना है कि हमको इस साइंस को समझना है और इसको प्रैक्टिस करनी है। हमको इसलिए नहीं पढ़ना है कि हमको उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो जितनी मैक्सिमम टाइम कोशिश करिए, क्योंकि 3-4 बार से हम अभी इधर उधर इंटरव्यू में भी जाते हैं तो देखते हैं बच्चे लोग आयुर्वेद को बता नहीं पाते हैं, आयुर्वेद के ढंग से। मॉडर्न पूछो तो बता देते हैं सर। तो ये एक हमारे लिए थोड़ा सा झटका लगता है हम लोगों को, लेकिन ठीक है क्योंकि ट्रेंड है ऐसा। हमारे नॉर्थ इंडिया में ये ट्रेंड है कि जनरली हम लोग मॉडर्न ज़्यादा पढ़ते हैं, मॉडर्न का एक्सपोजर ज़्यादा होता है और हमको समझना भी चाहिए, जानना भी चाहिए, करना भी चाहिए। लेकिन कब? जब जरूरत हो तब। जब तक जरूरत नहीं हो तब तक उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और कोशिश करें आप खुद। अभी देखिए हमने यहाँ पे जैसे ऑल इंडिया है तो हमने एकल द्रव्य का प्रयोग चालू किया है। बचपन में पढ़ते पढ़ते बहुत हमने सुना था पिपली रसायन, शिलाजीत रसायन, कल्प विधि, कहीं हमने 1-2 बार देखा भी था। लेकिन जब खुद करते हैं ना, हमको पता चलता है तो हमको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और 2-4-5 पेशेंट ठीक होते हैं तो आपके पास लाइन लग जाए। यूपी में बहुत सारी ऐसी जगह है, अलीगढ़ भी उसमें एक ऐसी जगह है, इलाहाबाद है, लखनऊ है, मेरठ है, बुलंदशहर है। ये सब ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत फेमस वैद्य जी हुआ करते थे, जिनके पास नंबर लगते थे, टोकन लगते थे कि परसों आना। आज की बात नहीं है, 10 साल पहले की बात कर रहे हैं। एडवांस में बुकिंग करानी पड़ती थी उनसे मिलने के लिए। और ऐसा नहीं उनसे होता था
उनके प्रैक्टिस से उनसे हेल्प होती थी, लोगों को ठीक होते थे तभी आते थे, नहीं तो ऐसे तो कोई नहीं आएगा ना किसी के पास। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि हमको ये समझना कि ड्रग्स हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। आप क्लासिकल रेफरेंस में जाएंगे तो इसके बहुत सारे सिनोनिम, जैसे आप देखेंगे चरक संहिता स्टार्ट चिकित्सा स्थान स्टार्ट करता है तो पहले ही वो चिकित्सा भेषज प्रकरण में केवल चिकित्सा के 9 पर्याय बता देता है। होता है क्या है हमारे यहाँ कि सिनोनिम्स यूज करने का विधान है। जहाँ श्लोक लिखा जाता है, संस्कृत लिखी जाती है, छंद काव्य लिखा जाता है, तो वहाँ वर्ड्स रिपीट नहीं होते, तो उनके सिनोनिम्स वहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन उन सिनोनिम्स की वहाँ पर मीनिंग होती है। जिस दिन आप उस मीनिंग को समझने लगेंगे तो उसके छुपे हुए पीछे राज को समझ जाएंगे। तो इसमें देखेंगे आप तो भेषज के उन्होंने 9 प्रकार बताए हैं। चिकित्सक, व्याधिहरम, पथ्य, साधन, औसत, प्रायश्चित, प्रशमन, प्रतिस्थापन और हित, इस तरह से। और क्लासिफिकेशन के लेवल पे अगर हम जाएं तो बहुत सारे हमको क्लासिफिकेशन अपने यहाँ भी मिलते हैं। यहाँ चले हम मॉडर्न में, जैसे आपको पता है कि आयुर्वेदिक ड्रग्स includes all medicine intended for internal or external use for in the diagnosis, treatment or mitigation for the prevention of the disease, disorder, human beings or animals and manufactured। ये बिल्कुल डिफिनीशन बिल्कुल क्लियर है, जो WHO की है, हमारी नहीं है। और इसमें जब हम अपनी बैठाएंगे तो हमको भी सब चीजें मिल जाएंगी कि हमारी ड्रग्स भी किस लिए है। स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षम आतुर अस्वीकार केवल मनुष्यों के लिए नहीं। आप देखें वृक्ष आयुर्वेद, अश्व आयुर्वेद, ये सब आपने को मिलता है। तो जो भी द्रव्य किसी भी तरह से या तो डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट में या प्रिवेंशन में यूज होते हैं, उन सबको हम ड्रग्स कहते हैं, औषधि के फॉर्म में आते हैं। इन अकॉर्डेंस विद द फार्मूला डिस्क्राइब्ड इन द अथॉरिटेटिव बुक्स, और ये भी साथ में लगा दिया क्योंकि ये ड्रग्स हमारे डिफिनीशन हमारे आयुर्वेद के लिए बनी, तो इसमें जो हमारी किताबों में डिस्क्राइब फार्मूले हैं उसके हिसाब से उन्होंने उसको शेड्यूल किया। कहाँ पे है ये ड्रग्स, कहाँ पे स्पेसिफाई है? फर्स्ट शेड्यूल आपको देखेंगे तो 54, 57 बुक्स मिलेंगी। उन 57 और 54 बुक्स में जो भी ड्रग एक्सप्लेन है वो सब ड्रग के अंदर आते हैं। इतना ही नहीं, सर्वम भेषजम, ये आपने कोटेशन सुना ही होगा, क्लास में जब टीचर पढ़ाते होंगे तो आपको बताते होंगे सर्वम द्रव्यम भेषजम। कोई भी द्रव्य ऐसा है नहीं जिसको हम भेषज के रूप में यूज नहीं कर पाए। मेटिका भक्षण जनपान क्या करते हैं उसमें? बच्चे बचपन में जो मिट्टी खाते रहते थे उनको क्या करते थे हम लोग? दवाई मिला के मिट्टी खिलाते थे, धीरे धीरे छोड़ देते थे। तो ये एक कंसेप्ट है जिसको हमको सीखना चाहिए और कैसे यूज करना है ये हमें सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट, स्वस्थ स्वास्थ्य संरक्षण। आप आगे क्लासिफिकेशन में आइए। स्वस्थ स्वास्थ्य संरक्षणम मतलब प्रिवेंटिव मेडिसिन। आप इसको क्लासिफिकेशन करें, हम अपने हिसाब से अगर हम उसको क्लासीफाई करें तो जो भी मेडिसिन हम यूज करेंगे किसके लिए? आज जब हम इम्यूनो बूस्टिंग मटेरियल्स लेके आए मार्केट में, सबसे अच्छा इम्यूनो बूस्टिंग क्या है? गिलोय। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई हमारे पास, सबसे सस्ती चीज गिलोय हुआ करती थी कभी, आज हमको मार्केट में खरीदने में जाओ तो मिलती नहीं। दवाइयां बनाने की इतनी मार पड़ी हुई है कि जिसको देखो वो गिलोय घनवटी चला रहा है। अब हालत ये हो रही कि फार्मेसियों को संतमनी वटी या गिलोय घनवटी बनाने के लिए गिलोय मिल ही नहीं रही है मार्केट। तो ये क्या है? ये प्रिवेंटिव, जो दवाइयां हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाएं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, उनको हम स्वस्थ स्वास्थ्य संरक्षण उसको उसमें कैटेगराइज करते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन में। इतना ही नहीं है, अब देखिए हमने अभी आपको पहले भी बोला कि जो है आहार, कहाँ पे जहाँ जरूरत पड़ती है। अब 6 रोगी है, आहार उसका स्पेसिफिक है, उसको हमको एक स्पेशल डाइट देनी पड़ेगी। जितने भी माल न्यूट्रिशन वाले पेशेंट हैं उनको मैं स्पेसिफिक डाइट देनी पड़ेगी। जहाँ कैल्शियम डिटोरिएशन है, कैल्शियम 6 है, वहाँ कैल्शियम देना ही पड़ेगा। तो ये सब क्या है, जो आहार है वो भी औषधि के रूप में काम में आते हैं। दूसरा, अब डाइट एंड लाइफ स्टाइल विहार की जो हम बात करते हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में जो हम बात कर रहे हैं कि होता है क्या है कि हम यहाँ बैठे हैं और हमने काम लिया हुआ है यूएसए का, कब 12 घंटे आगे पीछे है। जब हमारा दिन होता है तो उनकी रात होती है, जब उनकी रात होती है हमारा दिन होता है।
तो जब हमें काम करना है तो उनके साथ रखना है, रात भर जगना है। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पे देते हैं। एक करीब करीब 22 से 23 साल की लड़की मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आई। इसको ये क्या कहते हैं, स्किन डिसऑर्डर था। तो हमने उसको ट्रीटमेंट करने का शुरू किया। फिर हमने उसका जब हमने हिस्ट्री ली तो हमने पूछा तुम्हारा क्या है, सोने का, खाने का, उठने का, बैठने का। जब उसने बताना शुरू किया तो हमने कहा कि सर रात को 2 बजे सोते हैं और सुबह 10 बजे उठते हैं। हमने कहा 2 बजे सोती हो, 10 बजे उठती, क्या काम करती हो? तब उसने बताया कि हम मार्केटिंग करते हैं अमेरिकन बेस्ड कंपनी। तो जनरली जो भी मीटिंग्स होती है, जितनी भी होती है, सब रात को होती है। हमने कहा उसमें तो कोई चेंज नहीं कर सकते हो आप। हमने उसके बाद क्या करते हो कि जब हम सोने से जाते हैं तो उससे पहले हम योगा करते हैं। हमने कहा रात को 2 बजे योगा करते हो, खाना पीना खा के सब काम करके? तो हमने कहा ऐसा तो नहीं चलेगा, तुम्हारा तो लाइफ स्टाइल उल्टा है एकदम। तो फिर उसको हमने कहा कि नहीं, आपको योगा नहीं करना है उस समय आप काम करके सो जाइए। सो जाने के बाद जब सुबह उठिए, 10 बजे उठिए, कोई दिक्कत नहीं है, 10 बजे उठिए, जब उठे तब आप योगा करिए। जो हमारी रूटीन लाइफ है, जो हमारा डिस्क्राइब है, तब करिए, तब आपको उनका इम्पैक्ट है। 1 महीने के अंदर वो जो है लेडी ठीक हो गई और उसने अपना चेंज कर दिया। तो जब इम्पैक्ट आता है लोगों को तभी चाहिए, लेकिन वो मजबूरी ये भी होती है ना कि मैक्सिमम टाइम हम कर नहीं पाते हो। तो ये जो हमारे पास द्रव्य दिखाए गए, आहार विहार और रसायन, और रसायन कौन से द्रव्य है जिनको हम डेली प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी जरूरत नहीं है डिजीज की, सिर्फ बॉडी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जिनका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही आतुर विकार प्रशमनोपचार, ये स्वस्थ सक्षम आतुर विकार प्रशमनोपचार। तो आतुर विकार के लिए जो भी हम ड्रग्स यूज करते हैं, जनरल ट्रीटमेंट, तो वो ड्रग भी कितने प्रकार की हमारे यहाँ बताई गई है? 3 प्रकार की बताई है। कौन कौन सी है? किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषणम, स्वस्थ। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, जिन पे हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता कि ये सब फालतू की बातें हैं क्या इनसे रिलेटेड। लेकिन जब आप इनको अब हमको समझ में आता है 20 साल के बाद कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है और क्यों बताए गए हैं। तो उनको जो हमको 20 साल के बाद समझ में आया, वो आप लोग कोशिश करिए कि जल्दी समझ में आए आप लोगों को। तो जितनी जल्दी समझेंगे उतना इम्पैक्ट आप लोगों को आएगा। ये देखिए जो कोटेशंस हमारे यहाँ बताए गए, फार्माकोविजिलेंस आपको पढ़ाया जा रहा है आजकल। तो ड्रग कैसी होनी चाहिए और ड्रग क्या के गुण क्या क्या होने चाहिए, ये भी उन्होंने क्लियर कट बताया हुआ है। ए ड्रग विल बी हार्मफुल एज दैट ऑफ ए पॉइजन और शार्प वेपन और फायर और थंडरबोल्ट। ये है ना श्लोक। इफ नॉट यूज अंडरस्टूड प्रॉपरली, इफ नॉट एडमिनिस्टर्ड प्रॉपरली, कोई भी ड्रग आप इवन देन समझ लीजिए कि पानी भी हमारे लिए पॉइजन का काम कर सकता है। अगर हम एक्सेस क्वांटिटी में जबरदस्ती किसी को पानी पिलाएं तो उसका क्या होगा? एक लिमिट के बाद वो अनरेस्ट हो जाएगा। अनरेस्ट होने के बाद उसके साइड इफेक्ट्स आने लगेंगे, वो बीमार पड़ जाएगा। तो ये अति जिसको कहते हैं, हमारे यहाँ देखिए 2 कारण बताए भी गए हैं रोग के, अति योग और अयोग। तो किसी भी चीज का अतियोग और अयोग मतलब बिल्कुल यूज नहीं करना और क्षमता से ज्यादा यूज करना, ये दोनों ही नुकसानदेह होते हैं। इसलिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है। इट एम्फसाइजेस एंड अटेनिंग द कंप्लीट नॉलेज ऑफ ड्रग प्रायर टू इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑब्जेक्ट क्या है इसके पीछे कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये ड्रग किन दोषों पे काम करेगी, किस व्याधि पे काम करेगी, कितनी मात्रा में देना हमको जरूरी है, और उस डोज के साथ और क्या क्या चीजें आहार और विहार के रूप में हमें देनी है। क्योंकि अपना कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, आयुर्वेद में केवल ड्रग नहीं काम करती है, उसके साथ जो है औषध के साथ आहार और विहार, पथ्य और अपथ्य, ये दोनों तीनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तब हमको इम्पैक्ट मिलता है। ये आपको बिल्कुल क्लियर कट मानना पड़ेगा। अगर ये नहीं करेंगे तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि हमने दवाई, आया पेशेंट, क्या है बेटा आपको, क्या है, कैसे बुखार आ रहा है, अच्छा ये है, लो लिखी दवाई और खा लेना, 3 दिन खा के हमको बता देना। तो जनरली क्या होता है कि ना इसमें इम्पैक्ट अच्छा आता नहीं है। पेशेंट भी कहता है कि अरे डॉक्टर साहब ने हमको देखा नहीं ठीक से, उन्होंने हमको सुना नहीं। तो इसलिए कोई भी पेशेंट आए, हम लोगों को पहले से हिस्ट्री लेने का तरीका बताया हुआ है
उसको फॉलो करना है। एक पेशेंट के ऊपर कम से कम 10 से 15 मिनट आपको देने हैं। उनकी सारी रूटीन एक्टिविटी और लाइफ स्टाइल और उसके बाद उसकी डाइट, ये तीनों पे आपको कंसंट्रेट करना है। और ये तीनों पे आप कंसंट्रेट कर लेंगे तो आप एक अच्छे वैद्य अपने आप बन जाएंगे, आपको किसी को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैक्सिमम टाइम जब आप पूछ रहे होते हैं पेशेंट तो उसमें से क्या क्या चीज़ उसके लिए सूटेबल नहीं है वो पता चल जाता है, और नहीं पता चलता तो पेशेंट भी कई बार बता देता है। आजकल पेशेंट बहुत समझदार हो गए, तो आपके पास आने से पहले गूगल सर्च करके आते हैं बहुत सी चीज़ें। तो इसलिए बी कॉशियस और आप अपने आप को इस तरह से प्रोजेक्ट करें, अदरवाइज सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। देखिए इस समय इस युग में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कंसेप्ट चल रहा है कि जो इस युग में इस जंग, जो भी जंग चल रही है, कोरोना से जंग चल रही हो, चाहे स्वाइन फ्लू से चल रही हो, चाहे डेंगू से चल रही हो, चाहे चिकनगुनिया से चल रही हो, इनसे जो जीत गया वही जीत पाए, वही जिएगा। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नेचर रहा है, तो उसमें अपने आप को हमको एकोमोडेट करना है और उसी के हिसाब से अपने आप को ठीक करके रखना है। फर्दर अपने जो आचार्य है उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट बोला है कि आइडियल ड्रग या ट्रीटमेंट इज दैट विच डज नॉट लीड्स एनी काइंड ऑफ अनटोवर्ड इफेक्ट्स व्हाइल पैसिफाइंग ए डिजीज। बिल्कुल क्लियर है कि जो मॉडल ड्रग है, जो ड्रग्स हमारे यहाँ है या ट्रीटमेंट जो भी है, तो प्रोसीजर है, वो जब हम यूज करते हैं किसी भी रोग में या रोगी में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो कोई भी साइड इफेक्ट या अनटोवर्ड इफेक्ट न करे, व्यापक न करे, कोई दूसरी रोग उत्पन्न न कर दे। अगर वो कर रहा है ऐसा, तो ना तो वो हमारी ड्रग ठीक है, ना तो ट्रीटमेंट ठीक है। और ड्रग और ट्रीटमेंट से दोष देने से पहले हम ट्रीटमेंट दोष देते हैं फिजिशियन को, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमको पता नहीं होता है कि हमें कहाँ किस अवस्था में कैसे देना है। उसकी वजह से ड्रग हम कई बार, देखिए हम एग्जाम्पल देते हैं आपको, संकवटी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। संकवटी है, त्रिवन कीर्ति रस है, ये सब वत्सनाभ के योग है। हमारे अपने ड्यूरिंग अवर ये प्रैक्टिस लाइफ हमने ये फील किया। एक संकवटी का एग्जाम्पल देते हैं कि हमारे बच्चे ने, एक पीजी वाले स्कॉलर ने संकवटी खा ली, कितनी 2-2 गोली दिन में, सुबह दोपहर शाम 6 गोली खा के वो जो है शाम को पता चला कि लेट गया। हमने क्या हो गया, पता चला कि उसको तो पॉइजनस इफेक्ट आ गया पचनाभ का। तो पॉइजनस इफेक्ट आ गया, तो उससे पॉइजनस इफेक्ट से हमने कहा ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। तो बताया कि ऐसे से हमने ये दवा ले ली। तो हमने कहा किसने बताया आपको, तो हमने पूछा कि हमारे सर ने बताया। हमने उस सर को बुला के पूछा, हमने कहा सर ये बताओ कि ये डोज आपको पता है संकवटी कितनी होनी चाहिए प्रमाण में? नहीं पता है कि सर हम लोग तो देखा है कि 250 mg की टेबलेट बनती है और ये 2-2 गोली हमारे गुरुजी देते थे, इसलिए हमने भी दे दी। हमने कहा आपके गुरुजी तो प्रकृति भी देखते थे, रोग भी देखते थे, दोष की मूर्छना भी देखते थे। जब ये हमने उसको एनालिसिस करने के लिए बोला, तो जनरली कोलास्थि प्रमाण, कोलास्थि, कोल मतलब झड़बेरी का बेर, जो जंगली बेर होता है कोटा, उसकी जो बीज है उसके बराबर की हमें गोली बनानी। तो कोलास्थि प्रमाण जब हमने धन्यवाद लाए होगे तो मेरे पंखा को तो ये बिजली खींची के तुमने। तो जब उसकी हमने गोली की एनालिसिस कराई तो पता चला कि वो केवल 125 mg निकली, और 125 mg की गोली देनी थी हमको। उसकी जगह जब हमने अपनी फार्मेसी की बनी हुई गोली को चेक कराया तो गोली 350 mg की निकली। तो 350 mg की गोली मल्टीप्लाइड बाई 6, तो हाई डोज चली गई। जैसे ही हमको ये पता चला, हमने ताली बजाया और बहुत जोर से बोला कि हमारी ड्रग काम करती है, इट्स प्रूव, क्योंकि वत्सनाभ है, आपने इतनी हाई डोज में दिया है और ये इफेक्ट आ रहा है, तो हमने वत्सनाभ डाला, ये प्रूव हो गया। तो उसका ट्रीटमेंट फिर हमने किया, कहीं जाने नहीं दिया हमने उसको। हमने मंगाया नारियल पानी, चूंकि गुजरात में थे तो वहाँ नारियल पानी बहुत मिलता है, तो हमने कोकोनट वाटर मंगाया और उसको टंकण और शहद, टंकण और घी, 1 ग्राम टंकण घी के साथ हमने चटा दिया और उसको नारियल पानी पिला दिया। 3 घंटे अपने साथ रखा कि 4थे घंटे में उसे हमने घर भेज दिया कि जाओ तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं।
तो जिस दिन ये हमने किया उस दिन के बाद हमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया कि नहीं हम स्नैप का ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो अब पता था इसलिए हमने कर लिया। तो ये कंडीशंस भी आती हैं हम लोगों के पास, और मैक्सिमम टाइम हम बदनाम हो जाते हैं कि हमारी ड्रग्स खराब है। ड्रग्स की कोई गलती नहीं थी यहाँ देने वाले की गलती थी, उसने प्रिकॉशन नहीं लिया और बदनाम कौन हुआ? ड्रग का बदनाम। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आधार आदि संबंध से जुड़े हुए हैं, चिकित्सक और औषधि दोनों को एक जब तक ठीक से नहीं यूज किया जाएगा तब तक हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो इट मेक्स क्लियर दैट ancient Indian physicians had better understanding in relation with the ADRs of different drugs, treatment procedure, etc. ये बिल्कुल क्लियर कट है क्योंकि ये सारे रेफरेंसेस हमको क्लासिक्स में मिलते हैं। अब देखिए, the substances are divided into two, हित और अहित। इतना ही नहीं, हित आयु और अहित आयु का भी डिस्क्रिप्शन हमारे पास आता है। तो हित मतलब compatible to body, gets transformed into the स्वधातु own tissues after digestion by the virtue of the जाति सात्मता। और अहित है, as they are incompatible to, they do not get the metabolized and converts into the अध्यार्थ रूप। ठीक है ना? तो इस तरह के डिस्क्रिप्शन हमको बहुत मिलते हैं अपने क्लासिक्स में, और हम अगर ढूंढेंगे तो हमको बहुत मिलेंगे। So disturbs the physiology function of the dose धातु and मल and triggers the disease manifestation। ये बिल्कुल क्लियर कट उसमें मेंशन है। ठीक है? इसी तरीके से a number of factors emphasized in the classics, कैसे देना है, अपत्य द्रव्य, विरुद्ध द्रव्य, चिकित्सा व्यापक, various factors to be observed while administering the drug like मात्रा, देश, काल, प्रकृति, वय, व्याधि, कोष, कितना सारा। मतलब आप इमेजिन नहीं करेंगे, जब आप चिकित्सा के लिए बैठेंगे और इन सब चीजों को सोचेंगे तो बहुत लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने लगते हैं तो आपको सब समझ में आने लगता है। और यू कैन डू, आप सब कर सकते हैं। हमने ये देखा है, बच्चे बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करते हैं। आप गुजरात में चले जाइए, महाराष्ट्र में चले जाइए, साउदर्न इंडिया में चले जाइए, केरल में चले जाइए, तमिलनाडु में चले जाइए, बहुत दबा के प्रैक्टिस करते हैं आयुर्वेद की, और बहुत पॉपुलर है वहाँ के, क्योंकि सारा जानते हैं। और प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो जितने भी, देखिए लॉकडाउन का पीरियड अभी आया था हमारे पास, जितनी भी इंडस्ट्री थी सब धराशायी हो गई, लेकिन हमारी इंडियन जो ड्रग्स की इंडस्ट्री है वो 10% ग्रोथ के साथ बढ़ी। और जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ने बोला आयुष प्रिवेंशन के लिए, उस दिन 10% से ज्यादा ग्रोथ है मार्केट में इस समय हमारे पास। तो आप अपने आप को पहचाने और जिस तरीके से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने आप को स्टैंड लें, क्योंकि देखिए बिल्कुल क्लियर कट है, आज किसी भी मीडियोकर की कहीं भी कोई डिमांड नहीं होती। अपने आप को जब तक आप एक्सीलेंट नहीं बनाएंगे, जिस भी फील्ड में है एक्सीलेंट नहीं बनाएंगे, तब तक आपको कोई पूछेगा नहीं। मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल है कि आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर्स, आयुर्वेद के स्पेशलिस्ट, कितनी इमेजिन हम लोग कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा करते हैं ना, गवर्नमेंट नौकरी ले ली और ये कर लिया, गवर्नमेंट नौकरी में आ गए, बस हम लोग शांति हो गए, बैठ गए कि हाँ अब तो रोजी रोटी चल गई, क्या दिक्कत है, कहीं प्राइवेट नौकरी कर ली। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको पता है कि एक एक महीने में 40-40 लाख रुपए लेने वाले लोग भी हैं आयुर्वेद में, अपनी केवल ब्रेन की वजह से, अपने दिमाग की वजह से, युक्ति की वजह से लोग यहाँ तक पहुंचे। आप देखेंगे तो टोटल मार्केट ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन अराउंड मोर देन 5,000 करोड़ इन द डोमेस्टिक मार्केट। ये केवल डोमेस्टिक मार्केट की बात कर रहे हैं। अब आप फॉरेन में चले जाएंगे तो जैसे लगता है कि ना फॉरेन में आयुर्वेद नहीं है, आयुर्वेद नहीं, ऐसा नहीं है। हम गए कई सारी कंट्रियों में, आयुर्वेद वहाँ भी है। बोलो जरा, क्लास ले रहे हैं, अब हम लेके बात करते हैं, है ना। तो उसको यह ध्यान में यह रखना है कि उसको जैसे जैसे हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, चीजें हैं। देखिए आप, हिमालय है, बड़ी बड़ी जितनी भी इंटरनेशनल कंपनियां हैं वो सब मार्केट में पहुंच चुकी है और वो वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। तो उसमें भी आयुर्वेदा का कंसेप्ट 85% से ज्यादा अपना जो इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन में है उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आयुर्वेद का।
जब से योगा डे योगा को हम लोगों ने विश्व के रूप में एक्सेप्ट करवाया, तब से योगा भी हमारा जो है एक्सेप्ट हो गया है ना, ड्रग लेस थेरेपी के रूप में वो हर जगह पॉपुलर हो रहा है और लोग बहुत कर रहे हैं। लोग जिम छोड़ के आजकल योगा कर रहे हैं, क्योंकि जब हम खुद करते हैं प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि की तरफ जाते हैं तो हमको उसका महसूस होता है, वो तब तक हमको महसूस नहीं होता है। सो एक्सपेक्टेड ग्रोथ 5 ट्रिलियन मार्केट वर्ल्ड वाइड अप टू 2050, ये प्रोजेक्शन है और ये हमारा नहीं है, ये इकोनॉमिक्स वालों का है। बाहर के जो ट्रेडिशनल मार्केट में लोग बैठे हैं वो लोग प्रोजेक्ट करते हैं इतना ग्रोथ का मार्केट आ रहा है हमारे साथ। टोटल साइज ऑफ इंडियन आयुर्वेदिक मार्केट इज मोर देन 50 बिलियन, so growing substantially at the rate between 10 to 15%। अब जो इस समय ये इससे भी ज्यादा फास्ट में जा रहा है, जहाँ सारा डाउन हो रहा है वहाँ हमारा ग्रो हो रहा है। तो इस बात को ध्यान रखिए और हम अपने आप को परफेक्ट बनाए जिससे हम ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ उठा सके। लैक ऑफ क्यों है, क्या क्यों ऐसा हो क्यों रहा है? ड्रॉबैक ऑफ द कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ द मेडिसिन, बहुत कई बार ऐसा देखेंगे आप। लैक ऑफ क्योर एंड ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक डिजीजेस, आपको पता है बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं जिनका कोई क्योर नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो वहाँ कहाँ पे आना, वहाँ पे हमको आना पड़ता है आयुर्वेद की तरफ। क्यों? क्योंकि मेन कारण उनका लाइफ स्टाइल है। तो अगर हमने लाइफ स्टाइल इम्प्रूव कर लिया, 10% 15% भी हमने इम्प्रूव कर दिया, तो हमारे क्या होगा, जो लाइफ जीने का तरीका है वो बदल जाएगा। और उतना ही चाहता है आदमी कि वो अच्छे से खाए, सोए, रहे, बाकी सब चीजें तो अपने आप चलती रहती है। और किसी भी तरीके से एडवर्स इफेक्ट जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे जैसे हम पॉपुलेशन अवेयर होती जा रही है, नॉलेजेबल होती जा रही है, वो देखती है कि इनका कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है, इनका कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है। लेकिन आप देखें हमारी रस औषधियाँ जो है आज बहुत पॉपुलर नहीं हो पा रही, क्योंकि उनका नोन पता है कि ये मेटल है, टॉक्सिक है, ये है, इसलिए लोग उसको फॉलो नहीं करते। बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, सर हमको जो है भस्मे उसमें मत दीजिएगा, हमको रस औषधियाँ मत दीजिएगा, हमको केवल काश औषधियाँ, हर्बल या प्लांट मेड्स में नेचुरल प्रोडक्ट ही दीजिए। ये हम लोग के सामने भी फेस करना पड़ता है। ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक है। अब अप्रोच जितने भी मॉडर्न पढ़े हैं लोग, आप लोग जैसे हम लोग ने पढ़े हैं, तो हम जानते हैं कि 15-20 से ज़्यादा उनके पास प्रोडक्ट मॉडर्न के कंपाउंड नहीं है। उन्हीं कंपाउंड से अलग अलग दवाइयाँ बनाई गई, कहीं 2 मिक्स कर दिया, कहीं 3 मिक्स किया, और इस तरह से दवाइयाँ बनाई गई। आप अगर मॉडर्न में से एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटीबायोटिक निकाल दीजिए तो कुछ रह ही नहीं जाता वहाँ पे। और ये सब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। डॉक्टर के पास कितना भी पेशेंट आता है, वो सिम्टोमेटिक ही ट्रीटमेंट ही देते हैं सबसे पहले। तो इसीलिए ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं उनके, जिनका हमको फायदा उठा के आगे बढ़ जाना चाहिए और हमको अपनी R&D एफर्ट्स को ज़रा मजबूत करना चाहिए। बहुत जो हमारी पुअर है कंडीशन है, हम अभी क्या करते हैं कि बहुत कम पैसा जो है R&D में खर्च करते हैं। अब देखिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बन गए, उन्होंने जो है कुछ काम करके, बहुत से नेचुरल प्रोडक्ट्स पे काम करके उन्होंने इस्टेब्लिश किए, जिनका मार्केट आज कंटिन्यूअस बढ़ रहा है। फेल्यूर रेट्स इन द ड्रग डिस्कवरी आर रिलेटिवली हाई, डेवलपमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस टुवर्ड द वाइड रेंज ऑफ द एंटीबायोटिक्स, ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जिनको आप देखेंगे, आप बैठे हुए मार्केट में तो देखते होंगे कि ये सब चीजें हमको मिलती है। तो इस वजह से हमारी ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पहलू। अगर हमने ठीक से उनको मैनेज किया और ठीक से हमने उनको ध्यान दिया तो हमको ये तुरंत जो है हमको इसके रिजल्ट मिलते हैं। तो सिस्टमिक अप्रोच इन ट्रीटिंग द critical elements using natural resource can be herbal or herbal mineral or metallo mineral. Key role in preventing aspect of the life, popularity of the plant derived health care products among the population worldwide. तो ये हम लोग की आदत है कि जब तक आयुर्वेद रहा तब तक किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, जब तक योग रहा तब तक एक्सेप्ट नहीं किया, जब योगा हो गया, जब आयुर्वेदा हो गया, मतलब फॉरेन वाले यूज करने लगे तो हम भी भागने लगते हैं। ये हम लोग का है ना कि पाश्चात्य सभ्यता के पीछे दौड़ने का जो हमारा कंसेप्ट है उसको हम छोड़ते नहीं है। हम 2000 साल जो गुलामी में रहे तो गुलामी में ही रह जाते हैं मैक्सिमम टाइम। हमको उससे निकलने की जरूरत है और अपने आप को खड़े करने की जरूरत है। आज मेड इन इंडिया का कंसेप्ट चल रहा है। जितनी जल्दी हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, जितनी जल्दी हम इसमें दौड़ने लगेंगे, उतनी जल्दी हम जो है इम्प्रूव कर जाएंगे। अपने नहीं, देश के लेवल पे भी, इंडिविजुअल लेवल पे हम काम शुरू करेंगे तो हम देश के लेवल पे भी पहुंच जाते हैं। So increasing acceptance among people,
लिटिल आर नो साइड इफेक्ट इफ यूज अंडर प्रेस्क्राइब्ड कंडीशन। यार ध्यान रखिएगा कि ड्रग जब भी यूज करेंगे वो अंडर प्रेस्क्राइब्ड कंडीशन क्या होती है, उसमें किस कंडीशन में ड्रग देना है, उसके साथ क्या और खाने के लिए देना है, क्या चीजें नहीं खानी है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। अगर इसको हमने नहीं ध्यान दिया तो आप ड्रग देते रहिए, ड्रग के बहुत रिजल्ट नहीं मिलते, 10% 20% रिजल्ट मिलते हैं, उसके बाद रिजल्ट मिलने बंद हो जाते हैं। अगर आपको उसको 80% 90% तक ले जाना है तो आपको लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। उनके फूड हैबिट्स में, उनके जो है डेली रूटीन लाइफ में उनको आपको मॉडिफिकेशन कराना ही पड़ेगा, और सब करते हैं, ये नहीं कहते कि नहीं करते। हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम जब उनको कहते हैं कि ये करना है ये, तो वो करते ही। तो इसलिए जब करते हैं तो उनको रिजल्ट मिलता है, फिर वो जाके अपने आप करने लगते हैं, हमको कहने की जरूरत नहीं पड़ती। तो फोकस ऑन प्रिवेंटिव एंड पर्सनलाइज मेडिसिन आयुर्वेद में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग सोचते हैं कि एक जैसे गुड़ची चूर्ण है, एक पेशेंट में इतना काम कर रहा है, एक पेशेंट में इतना कर, किसी में कुछ भी नहीं काम करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है हमारे यहाँ कि हमारे, इसलिए ड्रग के देखिए आप बताएं कि ड्रग के फार्मूले बहुत सारे बताए गए, लेकिन उसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से कट टेस्ट भी बहुत किया हुआ है। तो किस पेशेंट को क्या चीज देनी है, किस कंडीशन में क्या कितनी क्वांटिटी में देनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और दिस इज कॉल्ड एज पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। और कभी भी आप आयुर्वेदिक ड्रग्स में देखें, एक ड्रग को आप 100 लोगों को दे तो 100 लोगों में एक जैसा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका डाइजेशन अलग अलग है, उनका मेटाबॉलिज्म अलग अलग है, ड्रग का इफेक्ट अलग अलग हो जाता है। तो इसीलिए डोज डिपेंडेंसी होती है हमारे यहाँ। किसी को 3 ग्राम में काम करेगा, किसी को 6 ग्राम में काम करेगा, किसी को 12 ग्राम में। एग्जाम के रूप में मालूपति का चूर्ण का लेते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जितने भी एसिडिक अम्ल पित्त वालों का है, सब लोग अभिपति का चूर्ण लिखते ही लिखते हैं, कुछ लोग करते हैं। जिनकी कोमल प्रकृति है उनको 3 ग्राम में विरेचन हो जाता है, और जिनकी वात प्रकृति है या कॉन्स्टिपेशन ज्यादा हो उनको 12 ग्राम में भी कुछ नहीं होता है। तो इसलिए हम बोलते हैं पेशेंट को ये पाउडर है, इसकी पहले दिन आप 1 चम्मच लेना, रात को सोते वक्त गर्म पानी से। अगर सुबह लूज मोशन 2-3 बार हो जाते हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं होता है प्रॉपरली क्लियर तो इसकी कल जो है दूसरे दिन डोज बढ़ा देना, 1.5 कर देना, तीसरे दिन 2 कर देना। जब आपका ठीक हो जाए उस डोज को आप मेंटेन कर लेना। दिस इज कॉल्ड एज पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, है ना। एक डोज लेवल पे सब काम नहीं करेंगे ड्रग, इसलिए हमको बहुत जरूरी हो जाता है कि रोगी की अग्नि कैसी है, डाइजेशन पावर कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, वो अब उसके ऊपर सारा डिपेंडेंट होता है हमारा। तो ये कंसेप्ट है, ये हमारा एक कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को अगर हम नहीं समझेंगे तो हमारी ड्रग का इफेक्ट नहीं आएगा। प्रॉमिसिंग रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ नॉन एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस सच एज डायबिटीज, ब्रोंकियल अस्थमा, हाइपरटेंशन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कैंसर एक्सेट्रा। ठीक है ना। ये जिनका जो है आप वैसे ट्रीटमेंट कर ही नहीं सकते इनका, तो इनका ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास ही आना पड़ेगा, और कोई तरीका है ही नहीं उनके पास। तो इसीलिए हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं आज के कंसेप्ट में। इन मॉडर्न एरा आयुर्वेदा इज परसिस्टेंटली क्रिटिसाइज्ड। आप जानते हैं इसके पीछे भी बहुत सारे कारण होते हैं कि जब एक बिजनेस हाउस चल रहा होता है और उसका बिजनेस कहीं से भी कहीं इफेक्टिव होने वाला होता है तो वो दूसरे को घुसने नहीं देता है अपने। तो हमारे यहाँ जो हम इसको मान के कि एक हमारा तरीके से बिजनेस है, तो दूसरे मॉडर्न वाले क्या कर लेंगे। आपकी दवाइयाँ अगर मार्केट में घुस गई और वो इफेक्टिव हो गई तो दूसरा कैसे आपको करेगा। तो आपको किसी न किसी पॉइंट पे क्रिटिसाइज करते रहेंगे लगातार, और वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अभी क्या कर रहा है, चाइना और अमेरिका क्या कर रहा है, अपने अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए आपस में एक दूसरे में लड़े पड़े हुए हैं। चाइना अलग प्रोपोगंडा चल रहा है, अमेरिका का अलग प्रोपोगंडा चल रहा है। तो ये सबके साथ होता है। इसलिए कंट्रेरी टू द ग्लोबल सीन, आयुर्वेदिक स्कूल इन इंडिया कंसिस्टेंटली अर्ज फॉर ए साइंटिफिक रूटिंग ऑफ आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं अपने सभी सिस्टम को इन साइंटिफिक व्यू, तो हमको प्रॉब्लम होती है समझाने के लिए। तो इसलिए वो बहुत जरूरी है और सभी स्कूल्स को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि साइंटिफिक बैकग्राउंड हर चीज का उनको समझाना बहुत जरूरी है। देन क्वालिटी ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स इज ए मैटर ऑफ कंसर्न। आप अभी मार्केट में देखिए 200 कंपनियों की दवाइयां होंगी, लेकिन हर कंपनी की दवाई का क्वालिटी अलग अलग है। तो कैसे हम ही को विश्वास नहीं होता है, हम दूसरों को क्या बोले। जैसे हमको लेना होता है,
हम कह देते हैं कि भाई इस कंपनी की दवा ले लेना, क्योंकि हमने उसका यूज किया और देखा है, बाकी दूसरों को पता नहीं है। तो लोकल इतनी सारी कंपनियां हैं, लोकल पता नहीं कि इतने सारे चूर्ण वटी सब बना के मार्केट में अवेलेबल है, लोग यूज भी करते हैं, रिजल्ट भी मिलते हैं, लेकिन अब सबकी क्वालिटी की प्रॉब्लम है। तो जिस दिन क्वालिटी एश्योर हो जाएगी उस दिन ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मॉडर्न में आप पैरासीटामॉल उठा लें, किसी भी कंपनी के उठा लें, सबके रिजल्ट ही आएंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर गोदंती वंश उठाते हैं, सबके रिजल्ट एक जैसे नहीं है। तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है रॉ मटेरियल की। तो रॉ मटेरियल किसने कौन सा यूज किया है, प्रोसेस कौन सा यूज किया है फार्मास्यूटिकल बनाने के लिए, उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। और इसलिए क्वालिटी कंट्रोल ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसलिए जिस दिन से आप पढ़ना शुरू करें उस दिन से इसके ऊपर अपना एक व्यंग्यात्मक या आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखें और उनको देखें समझें, तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीजें बहुत जरूरी है। देन सेफ्टी इज नॉट थरोली स्टेब्लिश। अभी सेफ्टी अभी तक तो काफी कुछ स्टेब्लिश हो गया, लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे तब तक तो कुछ था ही नहीं। वैद्य जी ने जो कह दिया वो मान लिया, हमारे गुरु जी ने जो कह दिया हमने मान लिया। आज हमारे स्टूडेंट नहीं मानने को तैयार होते। नहीं सर, इसके पीछे लॉजिक बताइए, सबको समझाना पड़ता है। तो इसलिए एफिकेसी इज ऑलवेज क्वेश्चन। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, इतने सारे मिसलीडिंग है। हमने तो अपनी पीजी का सिर्फ इसी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट से लिया था। वो जब हम गुरुकुल कांगड़ी में एडमिशन लेने गए तो उसके बाहर एक मकर ध्वज का बोर्ड लगा हुआ था, ऐसे दिखाया हुआ था। हमने कहा मकर ध्वज क्या है, देखते हैं मकर ध्वज पे क्या करना। कभी कभी ये होता है, लेकिन अभी तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स ले लिए गवर्नमेंट ने, इस तरह की एडवर्टाइजमेंट अलाउड नहीं है, नहीं करना चाहिए। नीड फॉर मॉडिफाइड डोजेस फॉर्म, अभी बहुत सारे डोजेस फॉर्म जो हमारे चूर्ण, क्वाथ, आसो अरिस्ट, ये सब मॉडिफाइड हो गए, अलग अलग फॉर्म में आ गए हैं अब हमारे पास। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एविडेंस आर रिक्वायर्ड फॉर एस्टेब्लिश द सिस्टम, एविडेंस भी हमको बहुत जरूरी है। जैसे देखिए ये स्लाइड में हमने आपको कुछ दिखाया है, प्रेजेंटली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आयुर्वेदिक ड्रग्स क्या क्या है, कैसे है। आप देखेंगे कितने सारे एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं हमारे टीवी में, सभी लोग कुछ ना कुछ लेके आते ही रहते हैं। उनको देखिए, समझिए और उनको पढ़िए, समझने के बाद ही यूज में करिए। ये हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये देखिए स्वर्ण भस्म की 4 फोटोज दी हुई हमने आपको, 2 पाउडर फॉर्म में और 2 टैबलेट फॉर्म में। आपको वहाँ पिंक कलर की कोटेड दिख रही है भस्म गोली, ये केवल सीधा भस्म की टैबलेट है, ये भस्म फॉर्म में। अगर हमको पता नहीं है स्वर्ण भस्म किस कलर की होती है, स्वर्ण की टैबलेट किस कलर की होती है, तो मार्केट में तो क्या है, 10 रुपए की चीज 100 रुपए में दे के आपको जो है वो बिजनेस करेगा, और आप सोचेंगे कि हाँ हमने तो स्वर्ण भस्म दे दी, एक्शन आ जाएगा, लेकिन होता नहीं है ऐसा। इसलिए हमको पहले हमको खुद को समझना पड़ेगा कि ड्रग्स कैसी होनी चाहिए, क्या है, क्या क्वालिटी है उसकी, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम समझते नहीं है और भूल जाते हैं। देखिए नया कॉन्सेप्ट आ गया न्यूट्रास्यूटिकल्स का। न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या है, जो भी ड्रग्स है हमारी, जो हमारे बॉडी में जो भी कमी है न्यूट्रिशनल पावर को बढ़ाने के लिए, जो भी हम उनको देते हैं खाने के साथ, ड्रग के माइक्रो न्यूट्रिएंट है, उनको हम न्यूट्रास्यूटिकल्स में रख जाते हैं। इससे हमारा कंसेप्ट आ गया फाइटोफार्मास्यूटिकल्स का और एक्सट्रैक्ट का। अभी क्या होता था कि 3 ग्राम चूर्ण खाना पड़ता था, अब 500 मिलीग्राम में काम चल जाता है। तो ये सब लेटेस्ट डेवलपमेंट है, और ये इतने अच्छे फॉर्म में, अट्रैक्टिव फॉर्म में है कि कोई भी लेता है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन हमारे पास तो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी एवल्यूएशन ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स, जिसमें इतनी चीजें तो हमको पता होनी चाहिए, लेकिन हमको किसी को पता नहीं होती। एक फार्मूला ले लिया हमने किसी भी चीज का, उसमें क्या क्या ड्रग पड़ी हुई है और उस ड्रग में के क्या क्या लक्षण होने चाहिए, हमको किसी को नहीं मालूम होता है। क्योंकि जनरली मेडिकल जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है जो हमको पढ़ाए जाते हैं वो हम पढ़ लेते हैं। मॉडर्न में भी यही कंसेप्ट है, एक बार उन्होंने जब पढ़ रहे होते तब दूसरे पढ़ रहे होते, प्रैक्टिस कर रहे होते तो जो हमारे पढ़ाया जाता है वही पढ़े रहते हैं। तो ये चीजें हमारे आयुर्वेद में नहीं चलती। हमको यहाँ समझना पड़ेगा कि हमारी जो ड्रग है उसमें क्या क्या कंटेंट है, किन किन क्वांटिटी में है, उनके क्या फिजिकल टेस्ट है, केमिकल टेस्ट है, बायोलॉजिकल है, ऑर्गोनोलेप्टिक कैरेक्टर्स क्या क्या है। ये अगर हमें पता है तो आपको कोई हरा नहीं सकता और कोई आपको बुद्धू नहीं बना सकता। इनिशियली क्या था प्रॉब्लम, पहले हमारे साथ ये थी कि हमारे साथ संस्कृत में लिटरेचर हुआ करते थे, तो संस्कृत में लिटरेचर होने गए तो बहुत चीजें समझ में नहीं आती थी। लेकिन अब देखिए कितने सारे लिटरेचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिश कर दिए आपके लिए। अब हमको केवल ध्यान रखना है, पढ़ना है, समझना है, देखना है, प्रैक्टिस करनी है। अगर इतना हमने कर लिया तो इतने सारे लिटरेचर अवेलेबल है, इसमें से कहीं भी आप देखेंगे तो सब चीज के आपको सब कुछ मिल जाएगा।
तो इस ड्रग को पढ़ने के साथ साथ ये लिटरेचर सर्वे भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी ड्रग आप यूज करने जा रहे हैं वो सेफ है, एफिकेशियस है, क्वालिटी वाली है, एसओपी उसकी है कि नहीं है, ये सब बहुत जरूरी है देखना, और इनको देखना भी चाहिए। थोड़ा सा हाई लेवल की चीजें हैं, जब हम रिसर्च के लेवल पे जाते हैं तो हमें ये सब चीजें करनी होती है, और इतना हमको हमारे पीजी स्कॉलर्स को जानना होता है। अगर पीजी पीएचडी में इतना लोग नहीं जानते तो हम मानते हैं कि उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की। तो ये चीजें हैं इंपॉर्टेंट, और इसको हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। देन आजकल नया कंसेप्ट एक फार्मको विजिलेंस का आया हुआ है। फार्मको विजिलेंस में क्या है? फार्मको विजिलेंस कुछ नहीं है, केवल क्वालिटी एश्योरेंस के लिए ही है। अगर हमने क्वालिटी एश्योरेंस कर लिया है किसी भी ड्रग का और हमको पता है उसके क्वालिटी पैरामीटर्स क्या है, तो फार्मको विजिलेंस कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वही ड्रग है, उन ड्रग के क्या साइड इफेक्ट है, किस डोजेस में है, टॉक्सिक है कि नहीं है, यही समझना है हमको फार्मको विजिलेंस से। बिल्कुल कोई घबराना नहीं चाहिए। किसी भी ड्रग का अगर कोई भी साइड इफेक्ट मिलता है तो जिस कंपनी का है उस कंपनी को रिपोर्ट करना चाहिए, नहीं तो कंसर्न पर्सन को रिपोर्ट करना चाहिए। क्यों? तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर आप रिपोर्ट करेंगे तो उसका काउंटर चेक होगा, और काउंटर चेक होने पर जो उसकी क्वालिटीज इशू है या कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि मार्केट में उसको ठीक किया जाए। ये हमारे आयुर्वेद के दृष्टिकोण से या आयुर्वेद के गुणों के लिए भी बहुत जरूरी है। इसलिए जहां भी आपको कोई भी किसी भी ड्रग से या किसी भी चीज से कोई भी इस तरह से साइड इफेक्ट या अनटोवर्ड इफेक्ट मिलते हैं तो प्लीज रिपोर्ट करिए। एडीआर फॉर्म्स अवेलेबल है और उसके लिए हमको रिपोर्ट करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये देखिए, हमने दिखाया आपको मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, है ना। बहुत से मोटे को पतला कर देते हैं, पतले को मोटा कर देते हैं, मसल पावर बना देते हैं। बहुत सारे मार्केट में आप देखेंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, प्रोटीन के फॉर्म में, न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में। काले को गोरा कर देते हैं, गोरे को काला कर देते हैं, ये सब चीजें बहुत सारी, लेकिन ये गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। विद साइंटिफिक जस्टिफिकेशन उसका देना चाहिए। तो इस तरह के अभी गवर्नमेंट ने भी बैन किया है, फाइनली इंट्रोड्यूसेस द बिल टू क्रैक डाउन ऑन द मिसलीडिंग फेयरनेस क्रीम राइट्स। उन्होंने हटा दिए सब, अभी कोई नहीं आपको दिखते होंगे। और इस तरह के अगर कुछ है तो उनको कंप्लेंट करिए, उनको तुरंत हट जाए। तो ये गलत, इनको हमको इस तरह से प्रपोज नहीं करना चाहिए। अगर उनके इफेक्ट प्रूव है तो हमको उसको दे सकते हैं रिसर्च फॉर्म में, अदरवाइज नहीं दे सकते, ठीक है। तो हमारे पास एड्रेस क्या है? एफिकेसी और जनरेटिंग एविडेंस। हमको सबसे इम्पोर्टेंट है कि एफिकेसी के लिए हमें एविडेंस जनरेट करते हैं, अदरवाइज कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। और वो भी किस फॉर्म में? फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स के रूप में। चैलेंज है फार्मूला, हमारे लिए चैलेंज क्या हो जाता है? फार्माकोकाइनेटिक्स क्यों नहीं अवेलेबल हो जाती है? एक सिंगल कंपाउंड है, उसकी तो आप फार्माकोकाइनेटिक्स कर सकते हैं, लेकिन एक कंपाउंड फॉर्मुलेशन है, उसका कहाँ से आप कर लेंगे? फॉर्मुलेशंस आर मिक्सचर ऑफ द वेरियस single drugs and single drugs having various components. Difficult in estimation by the activity molecules in the body. Fluids of one of the drug development. तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम है ही है। इसी प्रॉब्लम से जूझते हुए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, और इसमें कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ इसके लिए रास्ते निकालने पड़ेंगे। According to the basic principles of the Ayurveda, choice of the drug depends upon the various factors. और इसलिए हम उसको बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं उसमें। तो नीड जो हमारी इस समय है, जो हमको देखना है कि हमारे ड्रग इंटरेक्शन, क्योंकि अभी देखिए आप मार्केट में बहुत सारा ट्रेंड चल गया है कि आयुर्वेदिक ड्रग का कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, चलो इस ड्रग के साथ ये भी ले लेते हैं, इसके साथ ये भी ले लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इसको हमें प्रूव करना पड़ेगा कि हमारे पास इंटरेक्शन नहीं होता है। बहुत सारी स्टडीज हो भी रही है इस डायरेक्शन में। तो इसलिए इन एनिमल एक्सपेरिमेंट्स वी डू नॉट फॉलो द सेम cell line studies, solubility of the traditional formulations, universal inference are not possible. अभी ये बात को ध्यान में रखिए कि सब मिला के आप उल्टा पुल्टा सब कर दे, वो संभव नहीं है। इसलिए हमने पहले भी बोला कि ये पर्सनलाइज मेडिसिन है, इसमें मैन टू मैन, ड्रग टू ड्रग एक्शन बदल जाते हैं। कुछ ये डेवलपमेंट हुए हैं इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट कि हम लोगों ने जैसे रस कर्पूर द्रव यूज करते थे। रस कर्पूर आप जानते हैं कि टॉक्सिक है, मर्क्यूरी क्लोराइड है, थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो नुकसान करता है, तो उसको एक ऑइंटमेंट फॉर्म में बना दिया, लेकिन उसकी एफिकेसी उतनी नहीं मिल रही जितनी हमको रस कर्पूर द्रव की मिलती है। क्योंकि होता है क्या है कि जैसे रस कर्पूर द्रव है, सॉल्यूशन है, बनाया हमने, लगा दिया, थोड़ी देर बाद वो सूख जाता है, वो खत्म हो जाता है। मलहर क्या है, वो उस पर लगा रहेगा, एब्जॉर्ब होता रहेगा बॉडी में, जाके मरकरी भी शो करने लगता है। तो ये सब चीजें हैं
इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, किसका हमको मॉडिफाई करना है, किसका नहीं करना है। देखिए नीचे हमने वासा कैंडी का दिया है, वासा असो है और उसका अवले है, अवले का कैंडी फॉर्म में जो हो गया है। तो जो जिस फॉर्म में अवेलेबल है अच्छा लगता है। अवले खाना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, तो कैंडी फॉर्म में अवेलेबल है और कैंडी आप कहीं भी लेके खा सकते हैं, तो ये अवेलेबल है। देखिए कितने सारे डेवलपमेंट हुए, सरस पाउडर, टिंचर, ये हमने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अवले, खंड, ग्रेन्यूल, कॉन्फेक्शंस, हर्बल लॉन्जेस आ गई हैं अभी चॉकलेट फॉर्म में। देखिए कितनी सारी लॉन्जेस आ चुकी हैं इस मार्केट में। आप देखेंगे तो हनी टच है, कॉकलेट है, विक्स वेपर, कितने और भी जहाँ लोकल है वो लोकल भी बना लेते हैं सब। तो इसी तरह सकरा कल्पना को सिरप से जैम, जेली, हेल्थ ड्रिंक तक आ गए हैं हमारे। इसी तरीके से हमारे क्वाथ घनवटी के फॉर्म में आ गए। अब ड्राई वाटर एक्सट्रैक्ट मिलने लगे हैं। जितने जितने हिमालय के देखिए जितनी भी ड्रग्स है सिंगल कंटेंट आपको मिलेंगे, अश्वगंधा, ब्रह्मी, ये सब मिल रही है, अर्जुन, लहसुन, ये सब टेबलेट फॉर्म में मिल रहे हैं। ड्राई एक्सट्रैक्ट है ये टेबलेट फॉर्म में। आपके साथ आसानी है, आप बात बना नहीं सकते हरदम होगा वो उसका रिजल्ट नहीं मिलता, ये भी ध्यान रखिएगा। जो ओरिजिनल फॉर्म वो उस फॉर्म में नहीं मिलता है, उसके लिए हमें करना पड़ेगा। वो डाई एक्सट्रैक्ट दिया हमने किसी को टेबलेट, तो उसको बोलना पड़ेगा कि ऊपर से 1 गिलास पानी भी पियो, नहीं पिया तो उसका वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए भी कॉशस, जब भी आप मॉडिफाई करें तो उसको ध्यान में रखें कि हमारी ड्रग किस फॉर्म में ज़्यादा इफेक्टिव है और क्या है, उसके साथ हमें देना जरूरी है। ये हमने कुछ जो डेवलपमेंट है रिसेंट वो हमने शो की है यहाँ पे। देन व्हाट इज द इम्पोर्टेंट, integration of tradition with science is the need of our, and this integration is anticipated to create a huge impact on the global healthcare. इंटीग्रेशन जरूरी है, बिना इंटीग्रेशन के कुछ नहीं होगा, आप समझा नहीं सकते। और जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जाती है पॉपुलेशन के बीच में, वो चीज़ों को समझते हैं, उसका साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं होता तो वो यूज नहीं करेंगे, आपकी बातें नहीं मानेंगे। तो आपको उसके लिए बैकग्राउंड दिखाना ही पड़ेगा, आपको पेपर पब्लिश करना ही पड़ेंगे, उसके लिए एविडेंस जनरेट ही करने पड़ेंगे। जिस दिन आप ये सब हो जाता है उस दिन के बाद सब कुछ ठीक होने लगता है। देन टू यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी, अब क्या करना क्या है हमको आज के परिप्रेक्ष्य में, क्यों जब हमारे पास दवाई नहीं किसी चीज़ की है तो हमको उसको ग्रैब करना है, दौड़ना है और अपनी चीज़ें वहाँ देनी है और उससे रिजल्ट लेके आना है। तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहले क्या हो रहा था कि कोरोना में, अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हम बता रहे हैं कि कोरोना के पेशेंट्स आ रहे थे मॉडर्न वाले, आईसीएमआर वाले, हम लोगों को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन जब उनका कोई बस नहीं चला तो अब उन्होंने एक्सेप्ट किया है और कई सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने दिए हैं जो हमें ऑल इंडिया लेवल पे कई मल्टी सेंट्रिक ट्रायल चल रहे हैं, उसमें रिजल्ट भी दिखने लगे। लेकिन वो किस फॉर्म में, उन्होंने हमको एक्सट्रैक्ट फॉर्म में या हमारी जो कन्वेंशनल फॉर्म में हटा दिए थे। लेकिन हम लोग के कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स है, स्पेशली दिल्ली में ये 2 हॉस्पिटल हमारे, जैसे चौधरी ब्रह्म प्रकाश है, हमारा टीबी आयुर्वेदिक करोल बाग है, और हम लोग का भी हॉस्पिटल अभी डेजिग्नेट हो गया है जहाँ पे हम आयुर्वेदिक प्योर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और ये समझ लीजिए 80% से ज़्यादा रिजल्ट मिल रहा है। तो इसलिए वो बहुत ज़रूरी है हम कितनी जल्दी इसको चीज़ को समझें और इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करें। To utilize this opportunity, Ayurveda needs to utilize the modern tools without diverting and diluting its own fundamental principles, which is a huge challenge. क्योंकि अपने प्रिंसिपल्स को बिना डाइल्यूट किए हुए, बिना डाइवर्ट किए हुए हम उसको कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्योंकि हमको चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए। और जो यंग जनरेशन है, हम लोगों की जनरेशन तो निकल गई आगे, अब जो यंग जनरेशन है जितनी जल्दी चीज़ों को समझती है, जितनी जल्दी टेक्नोलॉजी को समझती है, वो उनका काम ये होता है कि वो किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। आज हो क्या रहा है, देखिए ये हो रहा है, बड़े बड़े महात्माओं के दिखाया जा रहा है कि आयुर्वेद में कि ये आयुर्वेद है, ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे कौन है, बिजनेस हाउसेज है, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज, क्योंकि देख रहे हैं कि मार्केट है, वो अपना दे देते हैं, कुछ भी करके बना के दे दो भाई मार्केट में। एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, जैसे इस समय कोरोना वाला केस चल रहा है, गिलोय घनवटी या संसमनी वटी की डिमांड हमारे पास, आप ये समझ लीजिए कुंटलों में है, मतलब 50,000 कुंटल
50,000 नहीं, 50,000 कुंटल नहीं, 50,000 kg, हाँ, हमको सप्लाई करनी है। वो कहते हैं कि 7 दिन के अंदर सप्लाई कर दो। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जब हम बनाते हैं, प्रोसीजर करते हैं, जब एक बार गुड़ गन बनने का 1000 से ज्यादा किलो का बैच नहीं बन सकता, और 1000 से ज्यादा किलो का बैच 5 ही दिन लगते हैं उसको बनाने में। कैसे आप 7 दिन में सप्लाई करेंगे? तो लोग कुछ ना कुछ उसमें अल्ट्रेशन कर देते हैं, तो उसके रिजल्ट जो आएंगे थोड़े दिन बाद वो भी आने लगेंगे। इसलिए बी कॉशस, हमारी साइंस है, हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, उनको हमको समझना पड़ेगा, और उनको समझ के हमको प्रेजेंट करना पड़ेगा प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से। तो पॉसिबल है, अगर हमारे पास इच्छा है, विल पावर है तो हम कर सकते हैं। विल पावर इज अ मसल, द मोर यू यूज इट स्ट्रॉन्गर गेट्स। आपको पता है ना कि जितना मसल को यूज ज्यादा करते हैं उतनी स्ट्रॉन्गर होती है। तो विल पावर हमको रखनी पड़ेगी, और हमको विल के साथ ही इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जो मेथड्स हमारे हैं उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट करके हमको उसको यूज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस जितनी जल्दी आप करेंगे, जितना जल्दी समझेंगे, उतना ज्यादा हमारे लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है, साइंस के लिए भी अच्छा है। तो थैंक यू। थोड़ा सा हमने आपको इसके थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा कैसा नहीं लगा हमें पता नहीं है, बच्चे कहीं सर बहुत अच्छा लगा सर। और कुछ जी सर, बच्चे शायद हो सकता है कुछ पूछना चाहेंगे, तो एनी क्वेश्चन प्लीज फ्रॉम स्टूडेंट्स और टीचर्स। हेलो, हु वांट टू आस्क और क्लैरिफाई एनीथिंग? हेलो, एनी हेलो हेलो सर, मे आई आस्क? यस पूछो सर। जैसे आयुर्वेद की मर्यादा में कुछ और दवाई, जैसे मॉडर्न दवाइयाँ भी आती हैं कि हम आयुर्वेदा की मर्यादा में ही उसे यूज कर सकते हैं। ऐसे ही जब हम शल्य चिकित्सा से पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक्सीडेंटल केस आता है जिसके ब्लीडिंग हो रही है, कई सारे फ्रैक्चर्स हैं उसे, तो हम आयुर्वेद की मर्यादा में रहकर क्या हम उसका ऐसा ही इलाज कर सकते हैं जैसा मॉडर्न में करते हैं? और अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, अगर मुझे जानना चाहिए एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट तो। मॉडर्न ट्रीटमेंट के लिए मना किसी ने नहीं किया है, करना ही चाहिए। जो इमरजेंसी जरूरत है तो करनी ही चाहिए अपने को। प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद जहाँ जरूरत है मॉडर्न की, वहाँ मॉडर्न वालों को देना चाहिए ना। वहाँ अब फ्रैक्चर हो गया है तो उसमें आप और हम क्या करें? सर्जरी करनी है तो सर्जरी में आप क्या करेंगे? सभी लोग तो जो है सब नहीं कर सकते ना, हजारों में एक आध कोई होगा जो ऑर्थोपेडिक सर्जरी कर सकता है। तो हमको प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद उसको सही एडवाइस देनी बहुत जरूरी हो जाती है। जब तक उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है तब तक हमको सपोर्ट देना है, अदरवाइज उसको अपग्रेडेड सेंटर पे भेज ही देना है। आपको लगता है कि आप ठीक कर सकते हैं तो ठीक करें, क्योंकि आपको यूपी में तो छूट मिली हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये अनाधिकार चेष्टा है। सर्जरी में जो शल्य में जो करते हैं उनको जो सिखाया जाता है, उनको एनोरेटिकल सर्जरी सिखाई जाती है, उनको ऑर्थोपेडिक सर्जरी नहीं सिखाई जाती। ठीक है ना? अब आप जनरल सर्जरी करने बैठ जाएंगे तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। बीएचयू में जैसे करते हैं वहाँ, मार्केट में तो नहीं कर सकते ना, हॉस्पिटल में तो कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि एनेस्थीसिया भी मिल जाता है आपको, सब कुछ मिल जाता है। अब जैसे अपने बीएचयू के आपने देखा होगा संज्ञा हरण एनेस्थीसिया करने वाले लोगों को कहीं जॉब नहीं मिलता, वो लोग वहाँ घूम घूम कर एनेस्थीसिया देते हैं। तो बड़ी मुश्किल से उनको रिकॉग्नाइज किया गया और वो एक्सेप्ट कराया गया कि नहीं, हाँ आप भी ये भी कर सकते हैं चीजों को। तो करने के लिए मना किसी ने नहीं किया, लेकिन कहीं अगर अनटोवर्ड कोई भी एक केस खराब हुआ ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसलिए अपनी क्षमताएं जरूर पहचाने हम कि हम क्या कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं, उसके आगे जाने की कोशिश न करें। मेरा तो यही सजेशन है। जी सर। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? यस सर। किसी और को कोई पूछना है? यस सर। आप कौन बोल रहे हैं पहले बताइए। सर, myself Ritu, I am from BMS first year student.
हाँ ठीक है, बहुत पूछो। So my question is, sir, what is the difference between Ayurvedic medicines or herbal medicines, or we can say Ayurvedic drugs or herbal drugs? Both are extracted from plants. हाँ बेटा, चलो ठीक है सर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा और बहुत जरूरी है ये समझना कि Thank you, आयुर्वेदिक sir. ड्रग और हर्बल ड्रग में क्या फर्क है, क्योंकि इसको लोग पॉपुलराइज कर रहे हैं, गलत मिसयूज कर रहे हैं लोग उसका। क्योंकि वर्ड Yes, के sir. लेवल पे आप जाएंगे तो केवल हर्बल 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 करके उन्होंने कर दिया। ऑल हर्बल्स आर नॉट आयुर्वेदिक ड्रग्स, ये पहले बिल्कुल क्लियर कट कंसेप्ट में समझ लीजिए। आयुर्वेदिक ड्रग्स बिल्कुल क्लेरिफाई है कि जो हमारे 54 बुक्स क्लासिकल बुक्स हैं उसके अंदर जितनी ड्रग्स हैं, जितने भी मटेरियल है, वो सब आयुर्वेदिक ड्रग्स के अंदर कंसीडर होते हैं लीगली। लीगल पॉइंट हम बोल रहे हैं। अदरवाइज आयुर्वेद फिजिशियन जो भी ड्रग यूज करता है, जिस भी फॉर्म में यूज करता है, वो अलाउड है, इसकी प्रमाण से वो ये कर सकता है। लेकिन हर्बल्स को अगर रखेंगे तो हर्बल्स में क्या हुआ है कि ये सब फॉरेन कल्चर है कि जितनी ड्रग्स हैं उनका कहीं एक्सट्रैक्ट बना लिया गया है, कहीं पे उसका जो है एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट बना लिया है, कहीं वाटर सॉल्युबल एक्सट्रैक्ट बना लिया गया है, और उसके फॉर्म को कन्वर्ट करके हमने उसमें से क्या है मॉलिक्यूल्स, एक्टिव प्रिंसिपल्स, हाँ उसमें से एक्टिव प्रिंसिपल मॉलिक्यूल्स निकाल लिए और उसका यूज करने लगे। तो ये बात को बिल्कुल क्लियर कट समझ लीजिए। एक बहुत पुराना एग्जांपल हम यहाँ पे देते हैं कि रॉवल्फिया सर्पेंटाइन, सर्पगंधा और अर्जुन, टर्मिनलिया अर्जुना, दो का हमारे यहाँ काम हुआ। बीएचयू की बात हम बता रहे हैं आपको। अब इनके जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट निकाल के और उनको ढूंढ के बिल्कुल पिन पॉइंट किया गया, तो जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट था उसके एक्शन तो मिले लेकिन उसके साइड इफेक्ट ज्यादा मिल गए। पोस्चरल हाइपरटेंशन मिल गया। अर्जुन का जब हमने फ्रेगमेंटेशन किया तो जो अर्जुन का इफेक्टिव है कार्डियोटॉनिक इफेक्ट वो नहीं मिला। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आयुर्वेद एंड हर्बल, कि जहाँ पे उन्होंने उसको फ्रेगमेंट करके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स को, मॉलिक्यूल को, एक्टिव एलिमेंट को निकाल के यूज करने की कोशिश की, जबकि आयुर्वेद में एज ए होल बात की गई। कि होता है ना कि कई चीजें, अब खिचड़ी है, चावल अलग से खाइए, दाल अलग से खाइए। चावल दाल खाएंगे तो दोनों का इम्पैक्ट अलग होगा, लेकिन जब आप उसकी खिचड़ी बना के खाएंगे तो उसका इम्पैक्ट अलग होगा। और ये खाने वाला ही बता सकता है, बाकी कोई नहीं बता सकता। कोई पैरामीटर ऐसा नहीं जिससे आप टेस्ट करके बता सकें कि ये डिफरेंस है इसमें। हम मूंग की दाल और चावल मिला के खाएं और खिचड़ी खाएं तो उनमें डिफरेंस हो जाता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द हर्बल एंड आयुर्वेदिक। बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट रखिए। आयुर्वेद में इन टोटो, आयुर्वेद कभी भी सिंगल यूज नहीं होता है किसी चीज का। आयुर्वेद में एक प्रिंसिपल होता है, उसके पीछे लॉजिक होता है, और वो लॉजिक ये होता है कि हमें औषध, आहार, विहार तीनों देना है। हर्बल में केवल औषधि होती है, आहार विहार नहीं होता है। तो थोड़े टाइम के लिए, इंस्टेंट हमको रिलीफ के लिए हम हर्बल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो हमारा नेचुरल प्रोडक्ट ही है। लेकिन लॉन्ग टर्म में उनके साइड इफेक्ट आएंगे, अनटोवर्ड इफेक्ट आएंगे। वो स्टडी हो रही है और रिपोर्ट हो रहे हैं। और कॉम्बिनेशन भी मॉडर्न के साथ हर्बल का कॉम्बिनेशन हो, देखिए रिफाम्पिसिन के साथ पिपली का कॉम्बिनेशन आया है। रिफाम्पिसिन की डोज घटा दी है पिपली ने, बायोवेलिटी। पिपली हमारे यहाँ नॉन बायोवेलिटी बढ़ाने वाला मटेरियल है। आप देखेंगे तो मैक्सिमम फार्मूलेशन में आपको पिपली मिलेगा। तो ये हमको समझना पड़ेगा। हम उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट निकाल के दूसरे के साथ मिक्स करके अगर दे दिए तो उसके इफेक्ट क्या होंगे ये प्रूव करने पड़ेंगे। ये आयुर्वेद नहीं है, ठीक है ना। एज ए होलिस्टिक मेडिसिन की जब बात करेंगे तो हम आयुर्वेद की बात करेंगे, और हम केवल फ्रेगमेंट की बात करेंगे तो हर्बल में चलेंगे। ओके सर, तो हर्बल और आयुर्वेद को थैंक यू सो मच सर। ओके, वेलकम। एनी अदर क्वेश्चन? किसी और को किसी पूछना है सबको? Hello, good afternoon, sir. I'm Karishma from third year. My question is, sir, there's a big drawback of our Ayurvedic medication that they take time to show their effect to overcome the disease, which is quite inconvenient in today's scenario. So what are the drugs that which we can use in emergency situations for instant relief? Like in Ayurveda, what are the medicines which we can use that can react instantly to relieve the disease?
यस, गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। जनरली हम लोग समझते हैं कि हमारे पास इमरजेंसी ड्रग्स नहीं है। हमारा, आपको पता है कि गर्म पानी भी इमरजेंसी का काम करता है। बुखार वाले पेशेंट को जनरली जो आमाजीर्ण होती है हमारे यहाँ, हम लोग क्या करते हैं, उसको संजीवनी और गर्म पानी ही देते हैं ना। अभी हमने आपको एग्जाम्पल शंखवटी का दिया है, ये कहीं भी क्लासिकल में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि शंखवटी के जो है अगर रिजल्ट ऐसे अवस्नाप का ये होता है तो हमको ये देना चाहिए। तो प्रैक्टिस में लेना पड़ेगा बेटा। और हमारे यहाँ बहुत सारी ड्रग्स हैं जो इमरजेंसी के रूप में यूज हो सकती है। हमको डोज डिपेंडेंसी देखनी पड़ेगी सेल्फ। जैसे संजीवनी वटी की हम एग्जाम्पल आपको देते हैं। मेरे बच्चे हैं घर में छोटे, 2-2 गोली हम खिलाते हैं, हम 4 गोली खाते हैं। और कुछ एक आध हमको ऐसे भी रेफरेंस मिले जहाँ हमको 10-10 गोली खिलानी पड़ी संजीवनी वटी, तब जाके इम्पैक्ट मिले। इमरजेंसी ड्रग्स हमने बार बार कहा है कि हमारे यहाँ जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी मैक्सिमम ड्रग्स ओरल रूट से है। ओरल रूट से है, डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद काम करेंगे। कुछ ड्रग्स ऐसी भी है जो बक्कल कैविटी से काम कर देती है। हेमगर पोटली है या स्वर्ण योग जितने हैं, जिसके चटाने वाला जो कंसेप्ट है हमारे पास, उसको जरा आप केवल पाउडर, फाइन पाउडर करके और शहद के साथ मिला के मुंह में डालिए, देखिए आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाए। तो अभी कोरोना वाले केस में जैसे हमारा हॉस्पिटल भी डेजिग्नेट हुआ ना, तो हमने 5 स्वर्ण योग मंगा के यहाँ पे रखे। क्या? कस्तूरी भैरव रस, बृहस्पति चिंतामणि, श्वास चिंतामणि, जय मंगल रस, और एक और क्या था, एक और 5 ड्रग हमने मंगा के रखे। या हेमगर पोटली, हाँ हेमगर पोटली, कि अगर कोई ऐसा केस हमारे को लगा कि ज़्यादा सीवियर हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो हमारे पास इंस्टेंट मैनेजमेंट के लिए क्या है। तो ये ड्रग्स ऐसी हैं जिनको लीक कराएंगे और उनके इम्पैक्ट आ जाते हैं, और जिन्होंने किया है वो बता सकते हैं, सब नहीं बता पाएंगे। तो इमरजेंसी मैनेजमेंट पे हम तो ये मानते हैं कि हमारा तो स्टार्ट हो जाता है कि सिंपल गर्म पानी से भी हम इमरजेंसी मैनेजमेंट कर सकते हैं, गर्म दूध से भी कर सकते हैं, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से क्या करना है। आप देखिए, पेन है, रोमेटाइड आर्थराइटिस का पेन होता है, क्या करेंगे, आपने वहाँ दवाई दे दी, पेन किलर, ठीक हो गया, लेकिन अगर आप वहीं पे अपनी गोदंती बस में 1 ग्राम में गर्म पानी के साथ दे दीजिए, देखिए 2-1 घंटे में उसमें रिजल्ट आ जाए। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा हमको उस समय कि जितने भी पॉइजनस मटेरियल हैं और सब पॉइजनस मटेरियल हैं, जितने भी विष और उपविष वाले जितनी ड्रग्स हैं, सब क्विक इफेक्टिव है, लेकिन उसको देने से पहले हमको देखना पड़ेगा सिचुएशन कैसी है और दे सकते कि नहीं दे सकते। जो लोग प्रैक्टिस करते हैं वो लोग करते हैं, वो लोग देते हैं और उनके रिजल्ट आते हैं। तो इस तरीके से आपको खुद को डेवलप करना पड़ेगा अपने आप को कि आप किस डिजीज में क्या चीज़ें दे सकते हैं। ये आप जब आप प्रैक्टिस में एश्योर करेंगे अपने आप को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत सारी मेडिसिन है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं है। हम त्रिफला चूर्ण खिलाते हैं पेशेंट को, रात को खिला देते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए। बहुत से पेशेंट आते हैं कि सर हमको तो कोई इम्पैक्ट मिला ही नहीं, अब रात को खिला दिया नहीं मिला। अब उसी त्रिफला चूर्ण को हम लोग जनरली क्या कहते हैं, नहीं आप ऐसा करना है, रात को भिगो देना इसको और सुबह पानी पी जाना और उसके साथ ये पूरा पी जाना, पता चलता है कि 10 मिनट के अंदर रिजल्ट मिल जाते हैं। अब बताओ, मैकेनिकल फोर्स है ना वहाँ पे, तो पानी और उसका कंटेंट सब इकट्ठा होकर जब हमारा काम करता है, तो इस तरह से हमको डेवलप करना पड़ेगा। और इमरजेंसी मेडिसिन ऐसा नहीं है कि नहीं है हमारे पास, उनको हमको छांटना पड़ेगा। और हमें अपने ट्रीटमेंट, अब जहाँ बैठे जिस तरह के पेशेंट आते हैं उनके हिसाब से हमको उनको फाइनलाइज करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है और करना भी चाहिए। बीच में तो एक प्रैक्टिस चली थी, लोग पोटली रखते थे इमरजेंसी मेडिसिन के रूप में, हर तरह की, गगन पोटली, विजया पोटली, हेमगर पोटली, रजतगर पोटली, रसगर पोटली, सिंगल गर पोटली। अभी कल हमारे ये तो कर्नाटक में डॉक्टर है गोपी कृष्ण, वो केवल पोटली बना के ट्रीटमेंट करता है सारे ट्रीटमेंट, और बहुत बढ़िया। उसके बाद इतने पेशेंट है कि उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन हम करने के लिए बोलते हैं तो कहता है ऐसा डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो हम पेशेंट करेंगे। तो ये सिचुएशन भी, तो करने वाले बहुत करते हैं, आपको ही डेवलप करना पड़ेगा। Okay, sir. Thank you. ठीक है सर, थैंक यू सर वेरी मच। एनी और मोर क्वेश्चन प्लीज? Sir, हाँ good afternoon, sir. हाँ, कौन? Sir, Shilpa. बोलिए। So do you think that Ayurveda will also become a global phenomenon, like
yoga? Yes, why not? Now it is accepted. कोरोना के केस में जो बढ़ता चला जा रहा है, चिंता मत करो, थोड़े दिन बाद यही रह जाएगा, बाकी सब गायब हो जाएंगे। देखिए, जहाँ पे ट्रीटमेंट की बात करेंगे, जहाँ भी ट्रीटमेंट की बात है, सर्जरी को छोड़ देते हैं। मॉडर्न ट्रीटमेंट जो भी है हमारे पास, आप मान के चलिए, अब अल्टरनेटिव थेरेपी के रूप में हमारा आयुर्वेद हर जगह पहले फाइट कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, नहीं, अब आजकल ग्लोबल लेवल पे एक्सेप्टेड है, एक्सेप्ट किया जा रहा है चीज़ों का, क्योंकि हमारे पास अब रिकॉर्ड अवेलेबल हो गए, एविडेंस हमने जनरेट कर दिए कि इन कंडीशन में ये ड्रग इस फॉर्म में काम करेंगी। देखिए, पहले केस प्रेजेंटेशन कहीं भी नहीं एक्सेप्ट होते थे, एक्सेप्ट हम लोग क्लास के लेवल या हम लोग वहाँ हॉस्पिटल के लेवल पर केस प्रेजेंटेशन करते थे। अभी आप केस रिपोर्ट एक्सेप्ट हो रही है जर्नल्स में, और उनको लेके बहुत सारे काम हो रहे हैं। हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, अभी मेरे पास एक मेल आया है पैम्फिगस वल्गेरिस का। इमेजिन करिए, पैम्फिगस वल्गेरिस आप लोगों ने जिसने भी केस देखा होगा, हमने यहाँ अपने बच्चों को दिखाया है केस, और जब हमने वो ट्रीटमेंट कहाँ किया था, जामनगर में जब हम थे तब हम उसको ट्रीटमेंट किया था, पेशेंट का पूरा ट्रीटमेंट किया था। ठीक नहीं हो रहा था, फिर हमने वेरिएशन करा के उसका ट्रीटमेंट किया और उसका सब सुसाइड कर दिया। 4 साल तक उसको रिपीट नहीं हुआ, कि 4 साल के बाद फिर से रिपीट हुआ, फिर हमने उसी प्रोसीजर में डाला। तो खान पान, रहन सहन इम्पॉर्टेंट होता है, और ये डिजीज ऐसी है जो जाती नहीं है, इम्यूनोसप्रेसिव डिजीज है, सोरेसिस है, ये अपनी पैम्फिगस वल्गेरिस है, ये सब चीज़ें हैं ऐसी जो जाती नहीं, लेकिन हम उसको मैनेज कर सकते हैं, और हमने मैनेज किया, पेपर पब्लिश हुआ। आज दिल्ली में बैठे बैठे हमारे पास ईमेल अमेरिका से भी आता है, इंडिया से भी आता है। अभी मेरे पास मेल आया कि हमारा ये केस है, आपको दिखाना है। अब सोचिए, खाली कहाँ से उन्होंने पेपर से मेरा मेल निकाला और वहाँ से हमको कॉन्टेक्ट किया। तो ये जमाना बदल चुका है, टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई कि आप कहीं भी बैठे कोने में आपके पास पहुँच जाते हैं। अच्छा काम करेंगे, आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें। अभी इसको नहीं कहेंगे, अमेरिका का पैम्फिगस वल्गेरिस का ट्रीटमेंट हम इंडिया में बैठ के कर रहे हैं, तो ग्लोबलाइजेशन नहीं है। तो अब हर जगह सेंटर्स में बन रहे हैं, धीरे धीरे वो एकेडमिक इंस्टीट्यूट को भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उनके रिसर्च सेंटर में भी पैरेलल रिसर्च सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, ट्रेडिशनल सिस्टम को लेके, आयुर्वेद को लेके, योग को लेके। तो ये एक्सेप्टेंस है बेटा, एक्सेप्टेंस होगा, टाइम लगेगा, हमको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, हमको वो एविडेंस जनरेट करके उनको देना पड़ेगा। अगर हम नहीं कर पाए तो हम फेल होंगे, उनकी कोई गलती नहीं। जी सर, जी सर। एनी मोर क्वेश्चन? किसी को और किसी पूछना है सर से? लगता है सर आप बच्चे अभी पूरा सेटिस्फाइड हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने इतना जो एक्सप्लेन किए एलाबोरेटली भाई आयुर्वेद के बारे में, आयुर्वेद का फ्यूचर के बारे में, आयुर्वेद स्कॉलर का फ्यूचर के बारे में, कैसे ब्राइट फ्यूचर उनको इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ चाहिए तो अपना मेहनत चाहिए, अपना लगन चाहिए, अपना अगर सब कुछ तो पढ़ाई पे अभी ध्यान दे तो फ्यूचर उनके लिए काफी सिक्योर है, काफी ब्राइट है। तो सर से मैं अगेन आपको सर बधाई देता हूँ, और इतना अच्छा से आपने जो है एक्सप्लेन हम लोग किए, इतना एलाबोरेटली आपने हम लोग को समझाए। तो और बाकी सर मेरा आप जीवन ज्योति संस्थान का सभी मैनेजमेंट का तरफ से, सभी टीचर्स का तरफ से, और स्पेशली मेरा तरफ से अगेन सर आपको धन्यवाद मैं आपको दे रहा हूँ कि आपने इतना अच्छा से हम लोग को समझाए, और अपना बहुमूल्य समय देके सर हम लोग को आज अपना इतना अच्छा उद्बोधन दिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। और मैं चाहूंगा कि ये सर हम लोग का संबंध बना रहे, और आगे भी सर इस टाइप का आप हम लोग को मार्गदर्शन देते रहे सर। थैंक यू सर, वेलकम सर, वेलकम सर, थैंक यू। हम सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो सब लोग जो है कम से कम जो है पीजी की तैयारी जरूर करें। देखिए, अंडर ग्रेजुएट के लेवल पे समझना और पीजी के लेवल पे समझने में बहुत फर्क हो जाता है। जी, बच्चों को हम लोग काफी एनकरेज करते हैं सर। जी सर, जी सर, बच्चों को हम लोग काफी एनकरेज करते हैं कि जैसे कि पढ़ाई, एक ही काम करिए, पढ़ाई करिए, पढ़ाई ही आगे सब कुछ काम में आएगा। नहीं, पढ़ाई के साथ और भी कुछ करना है सर, वो करने दीजिए, पढ़ाई के साथ बहुत कुछ करना होता है। नहीं, वो तो आगे करेंगे ही करेंगे, लेकिन अभी तो एक ही फोकस करें कि पढ़ें और नॉलेज लें, यही काम है उनका। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम सर, नमस्कार सर। नमस्कार।